गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज मैं तुम लोगों को नया रास्ता था 12वां अध्याय और 13वां अध्याय 12 और 13वां अध्याय बताने जा रहे हूँ। 12वें अध्याय के शुरू में यह बताया गया है, तुम लोगों के बुक में बताया गया है कि ये जो है वहाँ पर अमित के घर का दृश्य होता है, क्योंकि अमित की शादी में सिर्फ और सिर्फ 1 महीने बाकी रह जाते हैं। इसलिए उसके माता पिता और घर के सभी परिवार मिलजुल कर शादी के कार्यक्रम में किस तरह से खरीदारी, नए कपड़े, जेवर जेवरात, कार्ड छपवाने, ये सभी बातें की जो है वो चर्चा करते रहते हैं। तो सबसे पहले अमित के पिता मायाराम जी वे अपने पत्नी से विचार लेते हैं कि अमित की माँ बताओ, यह जो है इस शादी में तुम कितने पैसे, गहने जेवर क्या क्या देने होंगे और क्या कितने देने होंगे। तो उसकी माँ तपाक से बोलती है कि मेरे समय में तो 1 किलो 2 किलो, जैसा कि वह बहुत ही बड़े घर की लड़की आ रही है तो 1-2 किलो तो हम लोगों के समय में चढ़ाते ही थे। तो इस पर जो है अमित के पिता वे तपाक से बोल पड़ते हैं कि तुम आजकल के ज़माने में जानती हो कि ये जो है 1 किलो सोने का दाम 2.5 लाख रुपए से कम नहीं है। तो इस तरह से उसकी माँ फिर चुप हो जाती है और वह जो है फिर कहती है ऐसा करेंगे, मेरे पास कुछ पुराने गहने हैं, जितना तुम्हें खरीदना है खरीद लो, और कुछ मेरे पास भी कुछ गहने हैं तो मैं उसमें से दे दूंगी। इस पर अमित के पिता उसे बिल्कुल मना करते हैं कि देखो, ये तुम्हारे बुढ़ापे में जो है तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा देखभाल इसी गहने जेवर के भरोसे होता है, इसलिए तुम अपना सामान जो है अपने पास ही रखो, उन सबों की नाम ही मत लो। तो इस पर जो है अमित की माँ वह चुप हो जाती है और वह कहती है ठीक है, जैसा आप समझे वैसा करें। फिर उसके पिता प्रीति भोज का चर्चा भी करते हैं कि हमारे अब जो ये बताओ कि प्रीति भोज एक भोज जो है अपने परिवार, अपने समाज के लोगों को जब कोई शुभ कार्य होता है तो उसमें खिलाए जाते हैं। तो उसमें जो है वे विचार रखते हैं कि वह प्रीति भोज कब करेंगे, शादी के बाद बहू के स्वागत में करेंगे या पहले करेंगे। तो उसकी माँ कहती है कि हमारे यहाँ तो पहले ही लोग मंडप, शादी के लिए जो मंडप सजाया जाता है उसी पर वे कर लेते हैं। उसी के दिन जो है वो पहले सब लोगों को, अपने रिश्तेदार, अपने गांव समाज के लोगों को खिला देते हैं। और तो आप जैसा समझे। तो उसकी वो अमित के पिताजी हैं वो कहते हैं कि लेकिन आजकल का तो फैशन चल गया है, आजकल के ज़माने में तो सब लोग बहू के स्वागत में प्रीति भोज करते हैं, मतलब शादी के बाद एक कार्यक्रम रखा जाता है जिसमें सभी लोगों को, जान पहचान वाले लोग और जितने भी मेहमानों को, गांव समाज के लोगों को खिलाया जाता है। आजकल तो ये फैशन चल गया है। तो इस पर वो लोग जो है अपना निर्णय ले लेते हैं कि ठीक है, हम जो है बाद में भोजन ये करेंगे, ये जो है हमारा जो है ऐसा प्रीति भोज जो है का कार्यक्रम जो है हम लोग बहू के स्वागत में ही करेंगे। तो इस तरह से वे दोनों अपना सभी निर्णय कर लेते हैं। उसके बाद अब आती है कपड़े की बात। तो उसके पिता पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ, साड़ियाँ कपड़े वगैरह कितने खरीदने होंगे, और जो लोग आएंगे बाहर, हमारे रिश्तेदार लोग आएंगे तो उन लोगों को कितना और क्या क्या देना होगा, कैसे कैसे कपड़े देने होंगे। तो इस पर जो है उसकी माँ बताती है कि कम से कम 21 साड़ियाँ तो चाहिए ही। उसके पिता का कहना है कि 11 साड़ियाँ हम दे देंगे, लेकिन उसकी माँ कहती है कि 21 से कम साड़ियाँ क्या देंगे, वो भी तो एक बड़े घर की लड़की है, तो हमारा शिकायत नहीं हो जाएगा, इसलिए कम से कम 21 साड़ियाँ तो देंगे ही। लेकिन उसके पिता कहते हैं वे लोग बहुत पैसे वाले हैं, वो लोग अपनी मर्जी से जो चाह रहे हैं वो करेंगे, लेकिन हम लोगों ने कोई मांग तो रखा नहीं है कि जिसके लिए हम जो है अपनी काबिलियत और उससे भी बढ़कर हम बस उन लोगों के लिए करें। इसलिए जो है वे लोग निर्णय करते हैं। तभी वहाँ पर उसके अमित के माता पिता दोनों में थोड़ी आवाज़
तेज हो जाती है तो अमित सुन लेता है, तो अमित और मधु, अमित की बहन मधु भी वहाँ कमरे में प्रवेश करती है, और दोनों जैसे ही कमरे में प्रवेश करती है उसकी माँ वहाँ से चली जाती है, और वे दोनों, अमित की माँ जो है वह वहाँ से चली जाती है। फिर ये लोग जो है उसके पिता, अमित के पिता फिर कार्ड छपवाने की चर्चा करने लगते हैं अपने बेटे के साथ। तो मधु वहीं पर खड़ी रहती है, तो वो कहती है भैया मेरे लिए तो 30 कार्ड मेरे लिए अलग ही छपवा ही देना, रख ही देना, क्योंकि मैं अपनी सारी सहेलियों को बुलाना चाहूँगी। तो ये सभी बातें होता ही रहता है। तभी दरवाजे पर अचानक घंटी बजती है। मधु जाकर दरवाजा खोलती है। उसे इंतजार होता है उसकी अपनी सहेली का, रेखा का पत्र आया होगा, लेकिन वहाँ पर उस समय धनीमल जी आते हैं, सरिता के पिताजी धनीमल जी वहाँ आ जाते हैं। तो इस तरह से वह जो है सरिता के पिता को मधु घर के अंदर बुलाती है और वहाँ बैठा कर वह वहाँ से चली जाती है। तभी मायाराम जी भी वहाँ जाते हैं और सोफे पर बैठकर दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। तो धनीमल जी बताते हैं कि मैं आपसे यह पूछने आया था कि आप जो है शादी में पैसे किस तरह से खर्च करवाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि 3 लाख का एक फ्लैट मैं अपनी बेटी सरिता के नाम कर ही दूँ, और बाकी जो है 2 लाख रुपए वो आप किस तरह से खर्च करवाना चाहेंगे, इसके लिए मैं आपसे विचार लेने आया था। जैसे ही 3 लाख का एक फ्लैट का नाम सुनते हैं मायाराम जी, जब सुनते हैं तो उनका दिमाग पूरा जो है वो तनाव में आ जाते हैं और वे सोचने पर मजबूर होते हैं। वो साफ कहते हैं कि मेरे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, अच्छा खासा मकान है, और इस तरह से मैं अपने घर में, मैं अपने इसमें जो है कोई कमी नहीं है। अच्छा खासा फैक्ट्री भी खोल दिया है अमित के लिए, जिसमें वह अपना मेहनत कर रहा है, लगन और मेहनत के साथ काम कर रहा है। तो इसलिए मुझे घर की क्या ज़रूरत है। तो धनीमल जी कहते हैं कि आजकल के बच्चियाँ कौन है जो परिवार के साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं, और आप तो जानते हैं कि यह मेरी सबसे छोटी बेटी है। यह जो है 1 गिलास पानी भी लेकर खुद से आज तक नहीं पी है। यह मेरी सबसे छोटी बेटी है। मैंने दोनों बड़ी बेटियों, 3 बेटियां होती हैं उनके, तो दोनों बड़ी बेटियों को वो बताते हैं कि दोनों बड़ी बेटियों को मैंने जो है वो एक फ्लैट उनके नाम दिया है, तो उसके परिवार में उसके बाद उसे घर बसाने में कोई दिक्कतें नहीं आई। वो लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह छोटी बेटी है, यह आज तक 1 गिलास पानी भी लेकर नहीं पी है, तो इसलिए जो है वह क्या करेगी। धनीमल जी का कहना है कि वह भी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक फ्लैट उसके नाम कर दूँ, जिससे कि उसे, आप लोगों को भी कोई तकलीफ ना हो और ये दोनों अच्छे से रह सके। तो मायाराम जी कहते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि मेरी बेटी को, मेरे बेटे को आप मुझसे अलग करना चाहते हैं। इस पर वे जो है धनीमल जी कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो आना जाना तो लगा ही रहेगा, लेकिन मेरी बेटी जो है वह बहुत ही काम आज तक कोई काम नहीं की है, इसलिए मैं यह आपके पास विचार रखा था। और बाकी के जो पैसे हैं वो आप किस तरह से खर्च करवाना चाहेंगे वह आप बता देंगे। अभी मैं चलता हूँ, इसके बाद जो है मैं फिर आपसे बातें करूँगा। तो यहाँ पर जैसे ही धनीमल जी वहाँ से चले जाते हैं, अब मायाराम जी के दिमाग में पूरे बात जो है वह घूमने लगता है, और वे सारा निर्णय जो है वो अमित के ऊपर छोड़ देते हैं कि वह जैसा समझे वैसा करे, और जैसा वह समझे वैसा करे, क्योंकि अब उनके बस की बात नहीं है। वे अपनी पत्नी के सामने भी ये बातें रखते हैं, उनकी पत्नी भी इसमें जो है वह पीछे हट जाती है और वह जो है शादी करने को राजी नहीं होती है। तो इस तरह से वहाँ पर यह रिश्ता जो है वह मानो खत्म ही हो जाता है। अब अमित जो है वह बरामदे में घूमते हुए वह अपना विचार रखता है कि वह किस तरह से अमित जो है वह अब
उसे खुद का फैसला, अपने जीवन का फैसला खुद ही लेना होता है। वह बरामदे में घूमते घूमते इधर उधर टहलते टहलते अपना समय बिताता है और वह जो है वहाँ से इस तरह से जो है 12वां अध्याय वहाँ खत्म होता है। अब आगे है 13वां अध्याय। 13वें अध्याय में जो है मीनू के हॉस्टल का दृश्य बताया जाता है, क्योंकि मीनू के हॉस्टल का वातावरण अब बिल्कुल शांत हो चुका था। वार्षिकोत्सव मनाने के बाद अब मीनू के हॉस्टल का वातावरण बिल्कुल ही शांत हो चुका था, क्योंकि सब लोग परीक्षा की तैयारियों में लगे हुए थे। मीनू भी इधर बहुत मेहनत के साथ वह परीक्षा की तैयारियां कर रही होती है। तभी मीनू का एक दिन अचानक जो है वह दिन रात मेहनत करती है कि उसका परीक्षा जो है वह अच्छा हो और अच्छे से जाए। तो इस तरह से वह दिन रात मेहनत और लगन के साथ अपना पढ़ाई करती रहती है। जब उसे 5 मिनट थोड़ा समय मिलता है तो वह माया के साथ अपना बातें करके वह बिता देती है। कुछ मन बहलाने के लिए वह 5 मिनट बातें कर लेती है, जिससे उसका मन बहल जाता है। फिर वह अपना पढ़ाई लिखाई में अपना मन लगाते रहती है। तो इस तरह से माया और मीनू दोनों की परीक्षा चलती रहती है। परीक्षा भी जो है अच्छे जाते हैं, उसके सभी पेपर का परीक्षा जो है वह अच्छी तरह से दे देती है। उसके बाद उसे इंतजार होता है कि अब अंतिम परीक्षा, इसी के बीच पढ़ाई के माध्यम ही जैसे ही वह पढ़ाई पूरी करती रहती है, पढ़ाई अपना करते रहती है, एक दिन अचानक उसकी तबीयत जो है वह खराब हो जाती है। उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है। तो उसे अपना बीता समय याद आता है कि जब वह क्लास 8वें में थी, कक्षा 8 में थी, तो उसे इसी तरह का बुखार आया था और दिन रात मेहनत करके उसकी माँ उसके सिरहाने बैठकर उसके माथे की पट्टियाँ बदली थी। लेकिन अभी तो यहाँ पर वह सब कुछ नहीं है। लेकिन माया वहाँ मीनू की देखभाल में कोई भी कमी नहीं करती है और वह पूरी तरह से माया का देखभाल करती है और उसके लिए दवा लाती है। उसके रात भर जग कर उसे पट्टियाँ बदलती है, उसके सिर की पट्टियाँ बदलती है, उसे दवा खिलाती है। तो इस तरह से माया जो है वह उसकी सेवा, अब परदेश में है, वहाँ पर कोई नहीं है, तो दूसरा आदमी ही अपना हो जाता है। कहा जाता है कि दूसरे लोग ही अपने हो जाते हैं। तो इस तरह से माया जो है वह पूरी रात जग कर पट्टियाँ बदलती रहती है और वह भी जो है मीनू भी जो है वह भी जो है जब माया को इस तरह से मेहनत करते हुए देखती है तो उसे भी बहुत ही वह जो है माया के प्रति उसका प्रेम बढ़ता है। दोनों सहेलियाँ इस तरह से फिर वह स्वस्थ हो जाती है। कुछ ही दिनों में दो दिनों के बाद उसका बुखार भी ठीक हो जाता है और दोनों सहेलियाँ मिलजुल कर पढ़ाई लिखाई करती है। उसके बाद उसका परीक्षा आने अच्छे पेपर होते हैं। सभी मीनू के सभी पेपर जो है वो अच्छे जाते हैं। माया का भी एग्जाम जो है वह परीक्षा सभी पेपर अच्छे होते रहते हैं। तो इस तरह से दोनों सहेलियाँ को अब इंतजार होता है कि उसके अंतिम परीक्षा किस दिन हो और वह उसे मीरापुर गए हुए काफ़ी दिन हो गए थे, इसलिए वह चाहती थी कि वह कब मीरापुर चली जाए। तो इस अंतिम दिन के परीक्षा के अंतिम दिन वह जैसे ही अपने हॉस्टल में वापस आती है, अपना सामान बक्से में मिलाने लगती है। उसके परीक्षा के कारण उसके गंदे कपड़े बहुत सारे जमा हो जाते हैं, सभी को वह बैग में डालती है और माया भी अपना सामान मिलाती है और दोनों सहेलियाँ हॉस्टल से बाहर, गेट के बाहर जाती है। वहाँ से वह मीरापुर चली जाती है। मीनू जो है वह मीरापुर के लिए बस पकड़ती है और इसे माया को अलीगढ़ जाना होता है। तो माया जो है वह अलीगढ़ के लिए अपना बस पकड़कर वहाँ से दोनों सहेलियाँ अपने अपने रास्ते अपने घर चली जाती है। तो 13वें अध्याय में यहाँ तक यही है। तुम लोगों को कुछ शब्द है जो कि प्रीति भोज है, दावत देते हैं, कुछ शब्द अर्थ यहाँ पर मैं लिखी हूँ। प्रीति भोज का अर्थ है दावत। दावत जो है यह कब होता है? जब कोई शुभ कार्य किए जाते हैं तो उसमें प्रीति भोज लोग करवाते हैं, अपने सगे संबंधियों को भोज करवाते हैं, खाना खिलाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रीति भोज।
उत्तेजित मतलब गुस्से में तेज होना, बहुत उत्तेजित होना, बहुत गुस्सा होना। तमतमाना, गर्म होना। जैसे कि मीनू को जब बुखार आया था तो उसके सिर तमतमा रहे थे, बहुत गर्म हो गए थे। स्पष्ट मतलब साफ। तो इस तरह से ये 12वां और 13वां अध्याय हम लोगों को आज मैं खत्म कर रही हूँ। इसके बाद अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में आगे हम लोग बढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।